हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सबकी आज की प्रेपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होंगी। आज की वीडियो में मैं जो आपके लिए लेके आया हूँ वो है 4-5 ऐसी चीज़ें जिनका आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर आप फ्रेशर हो तो भी, अगर आप आल्स कर रहे हो तो भी, अगर आप बार बार आल्स का टेस्ट लेके आल्स क्लियर नहीं कर पा रहे तो भी। आज की वीडियो में जो पहली चीज़ है वो है सीरियसनेस के ऊपर बात करेंगे अपन। आप अपने आल्स को लेके कितना सीरियस हो, आई मीन टू से आल्स की जो प्रेपरेशंस कर रहे हो टेस्ट देने के लिए, उसको लेके कितना सीरियस हो। इसके अंदर जो पहली चीज है वो यही है कि क्या अगर आपने स्टार्ट कर रखा है फिर तो अलग बात है, लेकिन अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो क्या आपने फर्स्ट जो 30 डेज है, जब 45 डेज है, यानी कि 1 से 1.5 महीना है, क्या उसके अंदर आपने कोई प्लान बनाया है? अगर मैं आपको एक जबरदस्त टिप दूं तो वो यही है कि आप सोच लो कि आपने 45 डेज ही पढ़ना है। हाँ, 45 डेज का मतलब है कि इतने में टेस्ट को निकाल देना है, बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अगर आपका एक बार में नहीं हुआ है, आप दोबारा से तैयारी कर रहे हो, तो पुरानी बातों को भूल के दोबारा से तैयारी करो। ये नहीं है कि टेस्ट में फेल होने से जिंदगी खत्म हो गई है। तो 45 डेज सीरियसली स्टडी करो। स्टार्टिंग में जो बच्चे 30 to 45 डेज मजे करते रहते हैं, ये सोचते रहते हैं कि बस क्लास लगाते रहो बैंड आ जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। आपको बहुत सीरियस होकर स्टडी करनी चाहिए। द सेकंड थिंग इज दैट, जिसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, दैट इज योर बेसिक ऑफ इंग्लिश। जिन बच्चों का बेसिक नहीं क्लियर होता, अब बेसिक से मतलब क्या है, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपकी इंग्लिश बिल्कुल डाउन है, आपको सेंटेंसेस बनाने नहीं आते, आप वर्ड्स आगे पीछे कर देते हो, आपको नहीं पता कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, मींस ग्रामर। आपको फिर आइल्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि एक लेवल पे जाके ग्रामर का उतना बड़ा रोल नहीं रहता, क्योंकि जब आपकी ग्रामर 6 बैंड पे है फिर आपको ग्रामर की चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन 6 बैंड तक ग्रामर में पहुंचने के लिए क्या होना चाहिए, जैसे आपके टेंसेस बिल्कुल कवर हो, आपके मॉडल्स बिल्कुल कवर हो, आपकी टू वर्ड स्ट्रक्चर कवर हो, आपके पैसिव वॉइस कवर हो, आपके कंडीशनल सेंटेंसेस कवर हो। ये सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए, और अगर ये सारी चीजें आती हैं तो आपका बेसिक क्लियर है। ये सबसे बड़ी चीज है जिसको अपने नोटिस में रखना है। अब सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन ये है कि अगर किसी बच्चे का बेसिक क्लियर नहीं है और वो आइल्स करना चाहता है तो वो सबसे पहले आइल्स का बेसिक सीखे। बेसिक की 1 महीना कोचिंग ले लो, और उस 1 महीने के दौरान आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा कहीं से आइल्स का देख सकते हो, जैसे रीडिंग का पैसेज करके देखना, जैसे कि कुछ बोलकर देखना आइल्स का, स्पीकिंग का, चाहे क्यू कार्ड ही प्रिपेयर करके क्यों ना बोलो, उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और ऐसा करने से जब आप आइल्स में बैठते हो तो आपको फील होता है कि यार ठीक है, मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि जिस बच्चे का बेसिक बिल्कुल क्लियर नहीं है और वो आइल्स की क्लास में जाके बैठता है, दूसरे बच्चों का बैंड स्कोर आ रहा होता है 6.5, 7, 6 ईच, तब उसको लगता है कि यार मेरे तो 3 बैंड भी नहीं आ रहे, मैं तो बिल्कुल लो लेवल पे हूँ, अब मैं क्या करूँ। या तो वो छोड़ देता है, या फिर वो इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। और कब तक इग्नोर करोगे? 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ टेस्ट देना पड़ेगा। तो बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। द थर्ड एंड मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने पूरे 15 साल के आइल्स ट्रेनर के करियर में, कुछ बच्चे बड़े जिद्दी होते हैं। बिल्कुल आए, उनको कहा कि आपकी, उनसे पूछा गया कि आपकी इंग्लिश कैसी है, सर ठीक है, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, स्कोर भी ठीक ठाक है, +2 के अंदर परसेंटेज है जो, उनको कहा जाए कि आप 1 महीने के लिए बेसिक की कोचिंग लो। वो कहते हैं नहीं सर, हमें तो आइल्स ही करना है, हमने बेसिक सीख के क्या करना है। मेनली एक चीज आप नोट करो, जो आइल्स का एग्जाम है वो इंग्लिश का टेस्ट है। आपकी इंग्लिश चेक होनी है 4 मॉड्यूल्स के बेस पर। तो अब क्या कर सकते हो, मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूं, जिस बच्चे की इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छा है
वो चाहे एक दिन भी आइल्स को उसने हाथ नहीं लगाया, वो सिर्फ और सिर्फ 1 महीना कोचिंग लेगा आइल्स की, क्योंकि आइल्स में क्या सीखना है, रीडिंग कैसे करनी है, लिसनिंग कैसे करनी है, मेनली राइटिंग और स्पीकिंग कैसे करनी है। अगर ये चीज उसने 1 महीने में सीख ली सारी, और पीछे से उसका इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छा है, तो बड़े आराम से उसके 7 बैंड आ जाएंगे। तो ये जिद्दीपन है जो बच्चे, इसको भी खत्म करें। आप मेनली अगर आइल्स के बारे में सोच रहे हो और आप +1 पास करके जब +2 में जाते हो, तभी से थोड़ा थोड़ा इंग्लिश का लेवल अप करना स्टार्ट करो, ग्रामर और वोकेबलरी पे काम करो, कहीं से बुक्स खरीद के ग्रामर की जो बेसिकली इंग्लिश स्पीकिंग की बुक्स मिलती हैं उनको पढ़ लो, यूट्यूब से या कहीं से भी टेंस मॉडल्स ये सारी चीज़ें सीख लो, थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर लो, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप एक बढ़िया इंग्लिश स्पीकर यानी कि बढ़िया इंग्लिश बोलने वाले और बढ़िया इंग्लिश लिखने वाले बन गए। अब जिन बच्चों में ये जिद्दीपन होता है वो अपना क्या करते हैं कि पूरे का पूरा सिस्टम होता है प्रिपरेशंस का वो खराब कर बैठते हैं। आइल्स में 1 महीना उनको पता नहीं चलता, क्योंकि आइल्स की रीडिंग का लेवल आपको जो बच्चे कर रहे हैं आइल्स सबको पता ही है किस लेवल की रीडिंग होती है। उसके बाद राइटिंग में सब कुछ खुद लिखना पड़ता है, स्पीकिंग में सब कुछ खुद सोचना है और उसी दौरान इंग्लिश में बोलना है। तो ये सारी चीजें आसान नहीं होती अगर आपका बेसिक क्लियर ना हो। और ये जो तीसरा पॉइंट था जिद्दीपन वाला, ये बहुत सारे बच्चों में कहाँ से आता है जो मैंने अपने करियर में देखा है। वो कहते हैं कि सर मेरा दोस्त था, वो कहता कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा जाके आलसी क्लासे लगाओ 2 महीनों में क्लियर हो जाएगा। बट वो जब पूरा मैं उनसे डिटेल में पूछता हूँ तो बाद में पता चलता है कि उनके दोस्त की जिसका ये टेस्ट क्लियर हुआ है उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है, ऐसा जिद्दीपन यानी कि स्टबर्न नहीं बनना। ओके, लेट्स मूव टू द फोर्थ फैक्टर। फोर्थ फैक्टर जो है वो अकेले बैठकर सोचने वाली बात है। मैं एक बहुत बड़ी टिप आपको दे देता हूं अभी। जिन बच्चों का टेस्ट क्लियर नहीं हो रहा, जिन बच्चों का मैं क्या कहूं कि 6 ईच बैंड स्कोर नहीं आ रहा, वो 1 या 2 मॉड्यूल में हर बार टेस्ट में रह जाते हैं, 2-3 बार टेस्ट दे दिया है, कुछ नहीं करना। 2 दिन के लिए खुद को शांत रखना है और इंट्रोस्पेक्शन करनी है, आत्मनिरीक्षण, खुद सोचना है बैठ के कि मेरी कमी क्या है। जो बच्चे आइल्स कर रहे हैं, अगर उन्होंने 2 से 2.5 महीने कोचिंग ली है, उनको पता चल जाता है कि मैं किस मॉड्यूल के अंदर और किस वजह से लैग कर रहा हूं, उसके ऊपर काम करो। ये सबसे बड़ी चीज है। जब आप बैठ के एक नोटबुक पे लिखोगे कि मेरी ग्रामर की प्रॉब्लम है, तो आप ग्रामर की तैयारी करोगे थोड़ी सी। आपको लगता है यार मेरी फ्लुएंसी नहीं है, मुझे कोई टॉपिक बार बार तैयार करके स्पीकिंग का उसके ऊपर बार बार काम करना चाहिए। अगर आपने ज्यादा नहीं, जो पार्ट 1 होता है स्पीकिंग के 10-20 टॉपिक तैयार कर लिए, पहले 25-30 क्यू कार्ड तैयार कर लिए, उनके फॉलोअप्स रेडी कर लिए, स्पेशली फॉलोअप्स पर पूरा फोकस किया, तो उसके बाद की चीजें आपके लिए 90% आसान होने वाली है। स्पीकिंग में ऐसे ही, रीडिंग में ऐसे ही, लिसनिंग के अंदर यहाँ पे कमी है, खुद की इंट्रोस्पेक्शन करो, लिखो और उसके ऊपर धीरे धीरे काम करो। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, अगर ऐसा नहीं करोगे तो जो पिछले 2.5 महीनों से चल रहा है आपका लेवल, जहाँ पे टेस्ट में जो स्कोर रुका हुआ है वहीं पे आगे भी रुका रहेगा, क्योंकि आप कुछ ऐसा तो कर ही नहीं रहे, ऐसा तो आपने सोचा ही नहीं, अपनी कमी का तो पता ही नहीं लगाया, चीज के ऊपर तो काम ही नहीं किया जिसमें आप लैग कर रहे हो। तो इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना। आज की वीडियो का जो लास्ट पॉइंट है इसको ध्यान से सुनना। अभी मैंने आपको 3-4 फैक्टर या टिप्स दिए या जिन चीजों के ऊपर मैंने बात किया, और मैं थोड़ा स्ट्रिक्टली बोल रहा था क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे किसी भी स्टूडेंट का, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू सुन रहा है या ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, कि उसका नुकसान हो। और मैं कभी भी, आप मेरी यूट्यूब की वीडियोस में देख सकते हो, आप मेरी ऑफलाइन क्लास में देख सकते हो, आप मेरी ऑनलाइन क्लास में देख सकते हो, मैं इधर उधर की बातें नहीं करता, डायरेक्ट सीरियसली टीच करता हूं ताकि आपका टाइम और पैसा बर्बाद ना हो। इसीलिए मैंने पिछले 3-4 जो चीजें आपको बताई उसके अंदर आपको डायरेक्ट बोला कि ये आपकी गलतियां हैं, ये आपकी कमियां हैं, इनको सुधारो, और ऐसा होना भी चाहिए। अब बढ़ते हैं लास्ट चीज पर, जिसमें मैं आपको कुछ कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं, जिसमें मैं आपको वो टिप देना चाहता हूं जिससे आप खुद के ऊपर
ये ना महसूस करो कि यार मैं नहीं कर सकता, मैंने इतना पैसा बर्बाद कर दिया। देखो ध्यान से सुनो, जो लास्ट चीज है इसके अंदर वो है फियर ऑफ फेलियर। मैं इसको बोलता हूं FF फैक्टर, फियर ऑफ फेलियर। देखो, आप अगर कोई बच्चा 10th क्लास में फेल हो गया, क्या वो अगले साल पास नहीं हो सकता? हो सकता है। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर जी एक साल में आइल्स क्लियर करें? मैं ऐसी बात नहीं कर रहा। अगर आपका एक बार में रिजल्ट नहीं आया आइल्स का, तो इट डजेंट मीन कि आपकी दुनिया खत्म हो गई। दूसरी चीज, आपने 2-3 बार टेस्ट दे दिया, आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, इट डजेंट मीन कि अगर आप आइल्स में फेल तो जिंदगी में फेल, हर जगह पे फेल। ऐसा कुछ नहीं होता। आइल्स करने के बाद भी बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि उनकी फाइल वगैरह सही नहीं होती, या फाइलिंग में उनका रिफ्यूजल आ जाती है उनकी, और कई बार रिफ्यूजल आ जाती है और कई कारणों से वो जा भी नहीं पाते। तो बात तो सेम ही है। अगर वो विदेश में स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए आइल्स क्लियर होना जरूरी है। आइल्स क्लियर होने के बाद भी वो नहीं जा पाए, तो आइल्स किया ना किया एक बराबरी है उनके लिए। तो इसीलिए घबराना नहीं है। अगर आइल्स में फेल हो गए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 2-3 बार में निकाल सकते हो। लेकिन जो पिछले चारों फैक्टर हैं, अगर आप उनको बार बार अपने ध्यान में ला के तैयारी करोगे, आपका टेस्ट 1 से 1.5 महीने में बड़े आराम से निकल जाएगा। जो मैं इस पॉइंट के अंदर बताना चाहता हूँ फियर ऑफ फेलियर के, कि बिल्कुल ये नहीं सोचना कि ये लास्ट चांस है, इसके बाद तो पता नहीं दुनिया खत्म हो जाएगी। आप उस टाइम ऐसा फील करते हो कि आप समुद्र के किनारे पे खड़े हो, कि आगे तो धरती खत्म है जी, इसके आगे तो डूबेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बहुत सारे बच्चे इंडिया में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप विदेश जाने के इच्छुक हो, यू वांट टू स्टडी अब्रॉड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आप स्टडी करना चाहते हो, अच्छी बात है। लेकिन इस बात से नहीं डरना कि हम फेल हो जाएंगे। फेल होने से एक चीज सीखनी है कि मैंने क्या गलती की, उस गलती को ओवरकम करना है और पहुंच जाना है अपना टेस्ट देने और उसको क्लियर कर देना है। ये 5 चीजें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। काफी दिनों से मेरे माइंड में चल रहा था कि मैं कैसी वीडियो बनाऊं, तो ये वीडियो मैंने पूरी कर दी है। इसको ध्यान से सुनो, देखो, और प्लीज लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।